नतीजों पर फोकस, इसमें हम बात करेंगे बाजार की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस, जिसके की रिजल्ट्स कल हमने मार्केट बंद होने के बाद आते हुए देखे और कंपनी के रेवेन्यूज़ में करीब 4.5% का जंप देखने के लिए मिला। प्रॉफिट में करीब 2% का उछाल देखने के लिए मिला, लेकिन चूंकि इबिट मार्जिन थोड़े से एक्सपेक्टेशन से कम थे, उसकी वजह से काउंटर पर आज तेज रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि Q2 हाइलाइट्स अगर देखें तो एबिट मार्जिन 21.1% से बढ़कर 21.2% रही, लेकिन मॉर्गन स्टैनले का मानना है कि ये मार्जिन जो भी आए हैं ये भी कम है उम्मीद से। साथ ही FY25 के लिए रेवेन्यू गाइडेंस कंपनी ने 3 से 4% जो कि पहले रखी हुई थी, अब उसको बढ़ाकर 3.75 टू 4.5 कर दिया, तो मार्जिनली इंक्रीज़ किया इन्होंने अपनी रेवेन्यू गाइडेंस में। 21 रुपये का डिविडेंड भी देगी कंपनी, जो कि 29 अक्टूबर को रिकॉर्ड डेट होगी, 8 नवंबर को पे होगा। अमेरिका से BFSI सेगमेंट में ग्रोथ मिली है, ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट की कमेंट्री है, और उनका कहना है कि यूरोप से ऑटो सेगमेंट में धीमापन देखने के लिए मिल रहा है। रुचित जी, कैसे देख रहे हैं सर इन्फोसिस? काफ़ी मोमेंटम के बाद आज अचानक से एक तेज गिरावट, मौका है या अभी रुकें यहाँ पर? करने की सलाह रहेगी। विवेक जी, अगर आप आईटी स्पेस में देखें तो यूएस ने जब से इंटरेस्ट रेट कट्स किए हैं उसके बाद बिल्कुल एक रेंज बाउंड मूव हमने निफ्टी आईटी इंडेक्स मूव में देखा है। ना ही ये इंडेक्स ने अपने 40 दिन के ईएमए ब्रेक किए, ना ही वो रेट कट के अराउंड जो हाई बनाया था उसके ऊपर भी सरपास नहीं हुआ है। सो मोर एक टाइम वाइज करेक्शन या कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। और इन्फोसिस में स्पेसिफिकली ये पूरे कंसोलिडेशन में 1870 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये स्टॉक ने बनाया जो ब्रेक नहीं हुआ है। अब हम 1885 के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, तो 1870 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो वेट कीजिए। और अगर कुछ रिवर्सल के साइंस यही सपोर्ट से फिर से आते हैं तो फिर आप स्टॉक में एंट्री कीजिए। सो थोड़े हाई लेवल्स पे एंट्री करना पड़ेगा तो चलेगा, बट लेकिन एटलीस्ट वो कंफर्मेशन आने दीजिए कि ये सपोर्ट बेस फिर से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। क्योंकि अगर 1870 अगर ब्रेक होता है तो 1810 के आसपास नो हमें ये स्टॉक नो नीचे मिल सकता है। सो फिलहाल वेट एंड वॉच रहेगी। आज ही रिजल्ट्स के रिएक्शन है, तो थ्रू आउट द डे का फॉलो अप मूव और क्लोजिंग देखने का, क्लोजिंग के आसपास बाद में स्टॉक में रिव्यू करके वहां पे डिसीजन ले सकते हैं। जी, विप्रो सर, इसके भी रिजल्ट्स में पढ़ देता हूँ। रिजल्ट्स ठीक ही देखने के लिए मिले थे, इन लाइन विद एस्टिमेट से, लेकिन कंपनी की जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो 0% कर दी है। कंपनी ने -2% से बढ़ाकर रेवेन्यू इसमें देखे तो करीब 1.5% का जंप देखने के लिए मिला। प्रॉफिट में देखे तो करीब 6% का जंप। जो इनकी Q3 के लिए जो गाइडेंस थी वो पहले थी करीब -2% की, जिसको बढ़ाकर इन्होंने 0% कर दिया। बाजार एस्टिमेट कर रहा था कि ये रेवेन्यू गाइडेंस थोड़ा पॉजिटिव साइड पर भी आ जाएगी, लेकिन जो इस काउंटर के लिए एक पॉजिटिव चीज़ बनी वो थी 1:1 का बोनस अनाउंसमेंट। सर, कैसे देख रहे हैं विप्रो को? ब्रॉडली आई थिंक स्टॉक ने देखें तो दूसरे लार्ज कैप आईटी स्टॉक से कंपेरेटिवली में थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, बट लेकिन 480 500 ये बार बार जब ये जोन में आ रहा है तो वहां पे एक सपोर्ट बेस्ड स्टॉक में बनना है। सो आई थिंक थोड़ी मिड टर्म के पर्सपेक्टिव से देखिए तो अभी ट्रेंड ज्यादा नेगेटिव नहीं लग रहे। जो भी करेक्शन स्टॉक में आई थिंक होने थे वो हो चुके हैं। सो 480 500 के लेवल्स जब तक इंटैक्ट है तब तक आई थिंक यहाँ पे प्राइस वाइज डाउन साइड काफी लिमिटेड लग रही है। तो कोई भी पोजिशन है विप्रो में तो होल्ड कर सकते हैं 480 के नीचे स्टॉप लॉस होंगे। जी, लास्ट काउंटर सर जिस पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा ऑन रिजल्ट्स, एक्सिस बैंक का यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम में 9% का जंप, प्रॉफिट में 18% का जंप देखने के लिए मिला। नतीजे बेटर देन एस्टिमेट से, लेकिन थोड़े स्लिपेजेस थे, तो मार्केट में एक कंसर्न ये भी था रात को कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मार्केट ने उन स्लिपेजेस को कंट्रोल कर लिया और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे भी जो टॉप आउट होने की बातें हो रही थी उसको भी मार्केट ने एब्जॉर्व किया, क्योंकि कंपनी की जो एसेट क्वालिटी है वो लगातार इंप्रूव हो रही है। कंपनी के ग्रॉस NPA 1.54% से गिरकर 1.44% रहे ऑन क्यू ऑन क्यू बेसिस, तो लगातार NPAs कम हो रहे हैं। इसका मतलब है कि कंपनी की रिकवरी, जो बैंक की रिकवरी है अपने कस्टमर से पैसे उगाने की, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इनकी जो एसेट क्वालिटी है यानी कि बेहतर है। नेट NPA भी 0.34% पर स्थिर रहे हैं। सर, एक्सिस बैंक मूव तो दे चुका है, क्या और मूव बनता है इसमें बड़ा? पॉसिबल है क्योंकि अगर आप देखें तो रिजल्ट्स के पहले ऑलरेडी स्टॉक करेक्ट हो चुका था। लास्ट 15-20 दिन में 1280 वाला 1120 तक आ चुका था, और 1120 इस हिस्टोरिकली भी ये स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है। अगर अगस्त के फर्स्ट वीक में देखेंगे जब स्टॉक में एक मेजर करेक्टिव फेज आया था तभी भी 1120 के आसपास का लो बनाया था, और कल का लो भी 1120 के आसपास ही है। सो 1120 का लेवल्स इंटैक्ट रखता है तब तक नो स्टॉक में अब आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है। अगर वो इंटैक्ट रखता है तब तक अब ज्यादा नेगेटिविटी स्टॉक में नहीं रहेगी। पुल बैक मूव में स्टॉक में जो रेजिस्टेंस एक गैप एरिया फील होता है 1220 के आसपास, 1220 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। जी, रुचित जी, आपकी रडार पर कौन से शेयर हैं?
भारत फोर्ज एक स्टॉक है जो नो यहाँ पे पोजिशनल पर्सपेक्टिव के लिए एक पॉजिटिव लग रहा है। नो स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में ऑलरेडी एक करेक्शन आ चुका है, स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली सितंबर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में स्टॉक में एक बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न भी बना है, जिसका लो अब तक ब्रेक नहीं हुआ है। सो आई थिंक यहाँ पे एक 1475 के आसपास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 1425 के नीचे स्टॉप लॉस रखे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ये स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं 1550 तक के पुल बैक के लिए। तो केवल एक ही कॉल है रुचित जी आपकी साइड से? जी फिलहाल आज क्योंकि मार्केट्स इतना वॉलेटाइल है तो एक ही कॉल रही। बिल्कुल, तो भारत फोर्ज में खरीदारी की सलाह। और रुचित जी आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। अब हमारे साथ मेरे सहयोगी शौर्य भी जुड़ चुके हैं अब बताने के लिए कि नतीजों के बाद और कुछ एक इवेंट्स के बाद कौन सी ऐसी कंपनियां जहां पर कि ब्रोकरेज हाउसेज या तो बुलिश हो रहे हैं या बियरिश हो रहे हैं, क्या कुछ उनकी रेटिंग है, क्या बदलाव हुए हैं, बताएं शौर्य जी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं एक्सिस बैंक के ऊपर। अभी आप एक्सिस बैंक के रिजल्ट डिस्कस कर रहे थे, अभी देख लेते हैं कि एक्सिस बैंक के ऊपर ब्रोकर्स का क्या कहना है। तो सबसे पहले है मॉर्गन स्टैनले। मॉर्गन स्टैनले ने अपनी ओवरवेट रेटिंग को जारी रखा है और टारगेट प्राइस दिया है 1445 रुपीज़ का। एक्सिस बैंक का मानना है कि बैंक की जो एसेट क्वालिटी है उसमें Q2 में इंप्रूवमेंट देखने को नज़र आया है। साथ ही साथ जो कंसर्न्स थे वो Q1 के बाद वो भी ठीक होते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही क्रेडिट कॉस्ट जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होती हुई नजर आई है। उसके साथ साथ वन ऑफ गेन्स थे, उससे भी कंटिजेंसी प्रोविजंस को फायदा मिलते हुए नजर आएगा। फिर दूसरी कंपनी है मैक्वारी। मैक्वारी ने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस दिया है 1400 का। मैक्वारी के हिसाब से बैंक का Q2 जो है सेकेंड क्वार्टर डिसेंट रहा था, लेकिन ग्रोथ के कंसर्न्स अभी भी मैक्वारी को नजर आ रहे हैं। साथ साथ मैक्वारी का मानना है कि टैक्स राइट बैक्स और ट्रेजरी गेन्स की मदद से जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पॉजिटिव सरप्राइज रहा है। उसके साथ साथ जो बैलेंस शीट स्ट्रेंथन हुई है वो कंटिजेंट बफर की वजह से, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि आगे जो है थोड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। उसका था बर्नस्टीन ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है एक्सिस बैंक के ऊपर और उन ब्रोकरेज का मानना है कि जो बैंक था उन्होंने प्रॉफिट को बीट करा है। साथ साथ एसेट क्वालिटी के कंसर्न्स अभी भी माने जा रहे हैं बर्नस्टीन और के परसिस्ट करते हैं और लोन ग्रोथ पे बर्नस्टीन के हिसाब से अभी वीक ही है, लेकिन ऑपरेशनल एक्सपेंस थोड़े स्लो हुए हैं। साथ साथ जो नॉन इंटरेस्ट इनकम में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट मिला है, जिस वजह से जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो 1.8% के ऊपर निकल गया है। तो ये थी एक्सिस बैंक के ऊपर। फिर दूसरी कंपनी आज है मन्नापुरम फाइनेंस। मन्नापुरम फाइनेंस की सब्सिडरी है आशीर्वाद। आशीर्वाद को 3 और NBFCs के साथ RBI ने एक नोटिस दिया है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी में है और जिस तरह से वो क्रेडिट अप्रेजल करते हैं उसमें थोड़े उन्हें कंसर्न्स नजर आए कि वो हाउस होल्ड इनकम का प्रॉपर्ली असेसमेंट नहीं करते हैं लोन देने से पहले, जिस वजह से उनको अगेंस्ट एक्शन लिया गया है। और क्योंकि आशीर्वाद एक बैंक है जो मन्नापुरम फाइनेंस का अराउंड 25% के एसेट्स में आता है, तो इसलिए हमने देखना है कि आज मन्नापुरम फाइनेंस में 15% का लोअर सर्किट भी लगा और ब्रोकरेजेस द्वारा वे डाउनग्रेड देखने को नजर आए हैं। पहला है CLSA ने रेटिंग को अपने आउट परफॉर्म रखा है, लेकिन टारगेट प्राइस को 240 से घटाकर 200 रुपीज़ कर दिया है। और CLSA का मानना है कि आशीर्वाद जो 25% अकाउंट करता है मन्नापुरम फाइनेंस का, तो दिक्कत क्या हो सकती है। और साथ साथ उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी के एस्टीमेट्स को भी कम करते हुए नजर आए हैं। दूसरा मॉर्गन स्टैनले ने ओवरवेट से इक्वल वेट कर दिया है मन्नापुरम फाइनेंस को और टारगेट प्राइस अब ले आया है 170 रुपीज़ के ऊपर। उसका भी ये मानना है कि जो एक्चुअली एक्शन लिए है RBI से, उससे काफ़ी लंबे समय तक जो है हमें मन्नापुरम फाइनेंस के इश्यूज दिख सकते हैं। साथ साथ ये माना है कि क्रेडिट कॉस्ट ऊपर गई है और अब फंडिंग कॉस्ट भी ऊपर जाती हुई नजर आ सकती है। इसके बाद जो है मॉर्गन स्टैनले ने मन्नापुरम फाइनेंस का कंसोलिडेटेड अर्निंग्स है उसके FY25 के लिए 20% फोरकास्ट को घटाया है और 26 और 27 के लिए घटाया है। फिर अगली आखिरी कंपनी है इन्फोसिस की भी नंबर आए हैं, लेकिन नंबर के बाद जो है हमें वो ब्रोकरेजेस द्वारा एक अच्छा अपबीट नजर आ रहा है। मॉर्गन स्टैनले का मानना है कि डबल डिजिट सिक्वेंशियल राइज हुआ है स्मॉल डील्स में, जैसे टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो जल्द ही रेवेन्यूज़ में कन्वर्ट होती हुई नजर आ सकती है, उससे फ़ायदा हो सकता है। और कांस्टेंट करेंसी में 3.1% की ग्रोथ हुई है, जो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर थी लेकिन एस्टीमेट्स के बिलो रही है। और ईयर की गाइडेंस को भी 0.7% से 0.3% कर दिया गया, जो एक वीक आउटलुक है। और कंसर्न्स बताए हैं, लार्ज डील्स वीक हैं, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग अभी लो है, तो ये कंसर्न है। दूसरी कंपनी है बर्नस्टीन ने आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग के साथ 270 रुपीज़ का टारगेट दिया है। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू बीट थे, मार्जिन इन लाइन रहे हैं, अपसाइकल दिख रहा है उन्हें लार्ज कैप्स में। और साथ साथ बर्नस्टीन का मानना है कि जैसे मैक्रो पिक्चर और BFSI में आउटलुक पॉजिटिव होएगा तो उसका फायदा इन्फोसिस को मिलते हुए नजर आएगा। और इन्फोसिस ने अपनी लीडरशिप को मेंटेन करा है 2.3% की सिक्वेंशियल ग्रोथ के साथ।
बिल्कुल। तो शौर्य ने काफ़ी तेज़ी से सारे ही काउंटर्स को बता दिया है और एक्सिस बैंक का यहाँ पर मिनिमम टारगेट तो अब करीब 1250 और मैक्सिमम टारगेट जो तीन रिसर्च हाउसेस की इन्होंने रिपोर्ट्स ली उसमें 1445। तो यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड अभी भी एक्सिस बैंक पर देखने के लिए मिल रहा है। मन्नापुरम फाइनेंस में 200 और 170 ये दो टारगेट्स हैं CLSA और मॉर्गन स्टैनले के, और इनकी जो सब्सिडरी है जिसको कि RBI की तरफ से रेस्ट्रिक्शन मिली है, उनका करीब 27% हिस्सा है मन्नापुरम के AUM में। तो एक रिपोर्ट कहती है कि इनको फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूज़ करनी पड़ेगी अपनी सब्सिडरी में, क्योंकि उसकी नेट वर्थ इरोड होती हुई दिखेगी, यानी कि कम होती हुई दिखेगी। तो मन्नापुरम को एक बड़ा चंक पैसा इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा अपनी सब्सिडरी में। इन्फोसिस, मॉर्गन स्टैनली और बर्नस्टीन दोनों की रिपोर्ट पर एक ऊपर के टारगेट्स हैं, लेकिन काउंटर आज नीचे है। तो इनके तो लॉन्ग टर्म टारगेट्स होते हैं और शॉर्ट टर्म में जो आज ब्लिप है रिजल्ट्स का वो ज़रूर देखने के लिए मिल रहा है। तो ये बना रहेगा ज़्यादातर जो एक ट्रेडर्स जो हैं उनका एक जो इम्पैक्ट होता है काउंटर के रिजल्ट्स के बाद, वो आज थोड़ा हावी चल रहा है। शौर्य, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शौर्य, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही हमें अपने जो ब्रोकरेज हाउसेस के एस्टीमेट्स हैं वो बताकर हमारे दर्शकों का हेल्प करते रहें। थैंक यू। अब हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनका हमें हर फ्राइडे को इंतज़ार रहता है। सीनियर VP हैं रेलिगेयर से रवि सिंह जी। रवि सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और विवेक जी, बहुत बहुत मुबारक। आपकी जो रिपोर्ट है वो भी मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था और मैं भी थोड़ा सा सोच रहा था कि इस पे कुछ कमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या रिटेलर को बचाने के लिए कुछ हो सकता है। लेकिन आपकी जो R&D की रिपोर्ट है वो बहुत बढ़िया है। कम से कम आप ऐसी समरी लेकर आते हैं कि जो इल्यूजन को खत्म करे और आपको सही राय मिले, जिससे कि इन्वेस्टर यहाँ पर थोड़ा सा पैसे बना सकें। बिल्कुल सर, आप सभी की गाइडेंस की वजह से ही ये सारा R&D हो पाता है। बहुत जो हमारी जो सहयोगी हैं जो हमारे पैनल में भी आते हैं उनसे रिसर्च रिपोर्ट्स मिलती हैं, काफ़ी कुछ हम खुद भी जुटाते हैं, शौर्य भी काफ़ी मेहनत करते हैं। तो उसी का एक फल है और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को जो भी हमारी मेहनत है उसका कुछ फ़ायदा हो और उन पर उनके जो प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए दिखाई दें। लेकिन सर, मैं रिजल्ट्स पर फोकस कर रहा था। हमने 3 काउंटर्स पर डिस्कशन भी कर लिया था, इन्फोसिस, विप्रो और एक्सिस बैंक। अब मैं आगे जो मिड कैप की कुछ कंपनियां हैं उन पर डिस्कस करना चाहूँगा। सर, पॉलीकैब, इसके भी रिजल्ट्स देखने के लिए मिले कल। अगर हम देखें तो रेवेन्यूज़ में करीब 30% का जंप देखने के लिए मिला, प्रॉफिट में करीब 4% का जंप, एबिटा करीब 4% बढ़ा, लेकिन मार्जिन्स थोड़े घटे हैं। 14.4% से गिरकर 11.5% मार्जिन्स रहे हैं। तो ये मार्जिन्स की जो प्रॉब्लम है ये KEI में भी इसी तरह का देखने के लिए मिला था, इम्पैक्ट देखने के लिए मिला, KEI पर लगातार गिरा। पॉलीकैब पर भी मार्जिन्स का थोड़ा सा दबाव है। सर, कैसे देख रहे हैं पॉलीकैब के काउंटर को? आज इसमें भी 3.5% की गिरावट है। देखिए, इस समय विवेक जी एक बात आपको यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा कि मार्केट देखिए डाउनवर्ड चैनल पर है। मार्केट में एक बड़ा करेक्शन के संकेत बनते जा रहे हैं और निफ्टी के लेवल्स को मैं वापस पॉलीकैब पे आता हूं, लेकिन पहले आप सेंटीमेंट को समझें। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है, अगर रिजल्ट का कोई रिएक्शन आता है या कोई थोड़ा बहुत असर आता है तो उसका इंपैक्ट थोड़ा डबल दिखाई देगा, यानी कि स्टॉक में ज्यादा बड़ी गिरावट के संकेत बनेंगे। और निफ्टी अभी देखा जाए तो कम से कम 300 से 500 पॉइंट तक का करेक्शन करंट लेवल से दिखा रही है। धीरे धीरे करके ये आता जाएगा। अब ऐसे में आप देखिए जो रिजल्ट्स में तो थोड़ा बहुत 19-20 हो रहे हैं, उनमें बड़ी गिरावट है। जिनमें 20 है रिजल्ट, उनमें गिरावट कम है, लेकिन गिरावट तो सब जगह देखने को मिल रही है। रिजल्ट का इंपैक्ट पॉजिटिव नहीं है। अब पॉलीकैब की यहां पर बात कर लेते हैं। आपने बिल्कुल सही बताया, मार्जिन्स को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। स्टॉक 7,500 रुपए से 6,500 रुपए पहुंच चुका है और थोड़ा करेक्शन अभी और है। 6,200 तक के लेवल इस करेक्शन फेज में दिखाई देते हैं। लेकिन ये सब काउंटर ऐसे हैं जिन्हें कि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेकर चलते हैं तो 1,500-600 रुपए की वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलती रहती है। हाँ, लेकिन बस ऐसे में कॉशियस होकर ट्रेड करें, ज्यादा अग्रेसिव तरीके से इस समय मार्केट में पैसा ना डालें, थोड़ा सा कैश इन हैंड रहने की कोशिश करें। और जिन स्टॉक्स में देखिए क्या होता है, 2 तरीके की चीजें होती हैं। अब किसी ने इस स्टॉक को अगर 6500 पे खरीदा है और उसने 7500 का टारगेट देखा है तो वो प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वो कहेगा अब तो मुझे कुछ भी प्रॉफिट नहीं आ रहा। तो इस तरीके की रणनीति थोड़ा सा चेंज करनी पड़ेगी। और जैसे अभी
चूंकि गिरावट के संकेत बढ़ सकते हैं, तो जो रिजल्ट आया है उसको एक्सेप्ट करें। मार्जिन का असर है, कमेंट्री बहुत अच्छी नहीं है, स्ट्रांग हैंड नहीं है, अगला क्वार्टर प्रेशर दे सकता है, और ये सारे जो मुद्दे हैं वो ये दिखाते हैं कि यहां पर इस काउंटर में थोड़ा दबाव बनेगा और एग्जिट होना चाहिए। बिल्कुल। टाटा केमिकल्स सर, इसके भी रिजल्ट्स देखें तो इन लाइन विद एस्टिमेट्स ही थे, एस्टिमेट्स थोड़े से वीक थे। तो ऐसा लगेगा जैसे रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब हैं, लेकिन ख़राब सोचा भी था स्ट्रीट ने, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेट प्रॉफिट 46% गिरा है, एबिटा करीब 25% गिरा है, हालांकि रेवेन्यू फ्लैट है, 0.01% ही बढ़ा है। एबिटा और मार्जिन्स की पिक्चर देखेंगे तो और थोड़ा डर लगेगा। 25% एबिटा और मार्जिन्स तो एक तिहाई घट गए हैं, मतलब एक चौथाई घट गए हैं। 20% थे, करीब 15% की रेंज पर आ गए हैं। सर कैसे देखें टाटा केमिकल्स को? देखिए, इस समय पूरी केमिकल पीयर कंपैरिजन करें तो उनमें भी थोड़ा दबाव दिखाई देगा, और ये दबाव आपको अभी जनवरी के फर्स्ट वीक तक रहेगा। अभी तो हम यहाँ पर अक्टूबर मिड में बैठे हुए हैं, तो 3 महीने का दबाव है। 3 महीने के दबाव में स्टॉक करेक्ट और होगा, 950 तक के लेवल आ सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहने की जरूरत है, फ्रेश बाय करने की जरूरत नहीं है। और 950 के आसपास आता है तो काउंटर में वापस से वैल्यूएशन वाइज और जो फंडामेंटल गाइडलाइंस है उसका काफी इंपैक्ट होगा। तो फिलहाल अभी रिजल्ट का जो इंपैक्ट है उसमें थोड़ा दबाव और बढ़ सकता है। जी। एक और सर काउंटर जिसके कि कल हमने रिजल्ट्स आते हुए देखे वो था सीएट। यहाँ पर नतीजे काफ़ी ख़राब देखने के लिए मिले, और अगर हम देखें तो रेवेन्यू में तो करीब 8% का जंप था, लेकिन नेट प्रॉफिट 42% गिरा है। 208 करोड़ से गिरकर प्रॉफिट 121 करोड़ ही रह गया। और एबिटा तो 21% गिरा, तो एबिटा में भी एक डाउनवर्ड हमने देखा कि 456 करोड़ से गिरकर एबिटा 362 करोड़ रुपए रहा। और सबसे ज़्यादा हिट लगा मार्जिन्स पर, जहां पर कि 14.9% जो एबिटा मार्जिन्स थे इनके वो गिरकर 11% पर आ गए हैं। क्योंकि जो टायर बनाने में जो दो इम्पॉर्टेंट की रॉ मटेरियल होते हैं उन दोनों के ही प्राइसेस बढ़े। कंपनी ने Q2 के एंड में यानी कि सितंबर के आसपास ही अपने प्राइस हाइक किए थे, वो भी पूरी तरह से नहीं किए थे, तो इसका एक इम्पैक्ट देखने के लिए मिला इस क्वार्टर में। सर मार्जिन्स गिर रहे हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है, प्रॉफिट डाउन आ रहा है, केवल एक ही सेवियर है वो है रेवेन्यू जो कि गिरा नहीं। कैसे देखें सर सारी टायर कंपनीज़ को, क्योंकि सुबह तो लाल निशान में डीप रेड में थी सारी टायर कंपनीज, बीट एमआरएफ, अपोलो, सीएट, लेकिन थोड़ा रिकवर भी हुए हैं, क्या करें? देखिए, आपकी यही खास बात है विवेक जी कि आप चालाकी से एक के साथ में सारे कंपैरिजन पूछ लेते हैं जिससे कि कंप्लीट सोल्यूशन मिल सके। मैं एक एक करके लेता हूं। पहले आते हैं सीएट पे। देखिए, जो डिप्रेशन था, जो करेक्शन था, जो रॉ मटेरियल का इम्पैक्ट था, जो प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा डेंट लगा है, अगर आप इसको थोड़ा सा लंबा देखें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे मैं कंपैरिजन करता हूं, तो आपको थोड़ा सा डिप मिलता रहेगा। पहले कंपनी अच्छे मार्जिन और अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी पे काम कर रही थी, चीजें टफ हुई, सिनेरियो टफ हुआ तो थोड़ा सा रिएक्शन आया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर 3 साल 5 साल का गोल है तो इसमें बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और लेवल्स पे ध्यान थोड़ा सा रख सकते हैं। लेकिन जब 3-5 साल का हो तो लेवल का भी उतना ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं होगा, निवेश पे आपको बेनिफिट मिलेगा। 25-2600 ये एक ऐसा लेवल है जहां पर कि मुझे लगता है कि काफी अट्रैक्शन बनता है। और आपने एक चीज देखी होगी, जो आपने चूंकि बात करी ओवरव्यू की कि सभी कंपनीज में, अगर आप सारी कंपनीज का, टायर कंपनीज का कंपैरिजन करें तो साल में 32%, 3 साल में 113% और 5 साल में 200% रिटर्न देकर सीएट ने सबको सरप्राइज किया है। और इसी तरीके से अगर यहाँ पर पीयर कंपैरिजन में एमआरएफ को देखते हैं तो उसमें भी लगभग साल के 17% रिटर्न मिले हैं। तो एक तरीके से अगर आप पीयर कंपैरिजन में जाते हैं तो थोड़ा सा ये जो इम्पैक्ट है, या जो इस समय अभी चूंकि यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिविटी चल रही है मार्केट में, थोड़ा सा जो है वो एक ऐसा सेंटिमेंट है कि थोड़ा सा मार्केट ओवरबॉट सिचुएशन पे, तो ऐसे में टायर कंपनीज में खास तौर से जेके टायर, अपोलो टायर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एमआरएफ, सीएट, इनमें थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखें, थोड़ा एकुमुलेशन करें, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इन स्टॉक से थोड़ा दूर रहें। क्योंकि इनमें, क्योंकि मैंने जैसे बताया, आप रेशियो कंपैरिजन करें तो 30-32% के रिटर्न देकर सरप्राइज किया है। आज के दिन की ये रिटर्न है ना, कि ऐसा नहीं है कि मार्केट जब अप पे थी तो यही रिटर्न आपको 40-70% तक के मिल रहे थे। तो मुझे लगता है कि
फंडामेंटल अच्छे हैं, आगे ग्रोथ अच्छी है, और चूंकि जिस हिसाब से डिमांड सिनेरियो निकल कर आ रहे हैं, फंडामेंटल पॉइंट्स पर काफी स्ट्रांग स्ट्रेंथ दिखाएंगे। लेकिन जो अभी डिप्रेशन है, जो अभी असर है, वो कहीं ना कहीं से मार्केट के प्रॉफिट टेकिंग और थोड़ा सा सिनेरियो का असर है। बिल्कुल। तो ये तो कुछ नतीजे जिन का इम्पैक्ट हम ऑलरेडी स्ट्रीट में देख चुके हैं आज मॉर्निंग सेशन में, लेकिन कुछ एक दर्शक हमारे सवाल पूछ रहे हैं जियो फाइनेंस पर। मैं एक रिज़ल्ट शीट भी शेयर कर लेता हूं क्योंकि आज कुछ एक कंपनीज़ के नतीजे आने वाले हैं, तो उन नतीजों को देख लेते हैं। रिजल्ट्स टुडे, हिंदुस्तान जिंक, जिंदल सॉ, एमआरपीएल, ओबरॉय रियलिटी, टाटा कंज्यूमर, जी एंटरटेनमेंट और जियो फाइनेंस, इन सभी के नतीजे आज होंगे। कल जिनके नतीजे आ रहे हैं वो हैं एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एमसीएक्स, पीसीजे, लॉयड इंजीनियरिंग, टेक महिंद्रा, यूको बैंक। लिस्ट काफ़ी लंबी है लेकिन कुछ एक सेलेक्टिव नाम हमने चुने हैं जो जनरली हमारे दर्शक या तो पूछते हैं या लीडिंग कंपनीज हैं उसी सेक्टर की। सर, जियो फाइनेंस, यहाँ पर एक हमारे दर्शक भी सवाल पूछ रहे थे, क्या करना चाहिए इस पर? आज रिजल्ट हैं। देखिए, इस समय तो रिजल्ट का इम्पैक्ट की वजह से थोड़ा सा एक करेक्शन का फेज दिखाई देगा, लेकिन अच्छी बात यह कि 320 के आसपास रिजल्ट के टाइम पे अगर सिचुएशन डिप मिलता है तो एक बार को बिल्कुल ऐड ऑन करना चाहिए। 300 से नीचे ये काउंटर नहीं जाएगा, वापस से 355 350 के टारगेट आ सकते हैं। तो रिजल्ट की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर, मार्केट के सेंटीमेंट का फायदा उठाकर इसको एकुमुलेशन में जाना चाहिए। जी सर, एक काउंटर, दो काउंटर जिस पर हमारे दर्शक ज़्यादा सवाल पूछते हैं, एक है एमआरपीएल, दूसरा है हिंदुस्तान जिंक। इन दोनों में क्या करें? एमआरपीएल सर, क्योंकि रिलायंस के ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स कम आए थे तो ये माना जा रहा है कि सभी जो रिफाइनिंग कंपनीज हैं उनका थोड़ा सा डेंट लग सकता है इस क्वार्टर में। कैसे देखें सर एमआरपीएल को? देखिए, आपकी विवेक जी खास बात यही है कि आप उस पर जो असर आने वाला होता है पहले ही बता देते हैं। फिलहाल एमआरपीएल अभी 155 150 रुपए तक आ सकता है, और जो डेंट है वो डेंट कितना गहरा होगा वो लेवल हम लोग यहाँ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मुझे 150 155 के बाद काफी अच्छा दिखाई देता है, और अगर मुझे एंट्री करनी है तो मैं उन लेवल्स का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखूंगा और उन लेवल्स पर एंट्री करने की सोचूंगा। दूसरा, जिस हिसाब से अभी फंडामेंटल नंबर्स हैं उसको अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा जो असर है वो शायद इसी वजह से देखने को मिला, मार्केट टॉप आउट करने के बाद, इसीलिए यहाँ पर करेक्शन आया। लेकिन हाँ, 250 रुपए का हाई बनाने के बाद अगर 165 रुपए आ गया है तो कहीं ना कहीं से ग्रोथ लाइन जो है वो थोड़ी वीक होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सर, हिंदुस्तान जिंक जिसके नतीजे आज देखने के लिए मिलेंगे, क्या करना चाहिए इस काउंटर पर? देखिए, हिंदुस्तान जिंक इस समय के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो 504 रुपए चल रहा है। पहले भी ये काउंटर एक बार 760 रुपए तक का मार के आया था जून के आसपास, और उसके बाद फिर ये काउंटर थोड़ा सा दबाव में ही बनता रहा। फिर बाद में इसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस समय के हिसाब से देखें तो ये काउंटर में भी थोड़ी गिरावट हो सकती, 440 रुपए तक के लेवल आ सकते हैं। तो फिलहाल फ्रेश बाय नहीं करना चाहिए, और अगर आपके पास बाइंग का है और आपको बोनस के साथ थोड़ा प्रॉफिट आ रहा है तो एक बार को एग्जिट कर सकते हैं। थोड़ा दबाव रहेगा, 440 के आसपास के भाव दिख सकते हैं। जी, दो तीन नतीजे सर कल रहेंगे, उनका इम्पैक्ट मंडे के मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक का तो बैंक निफ्टी घुमाने की जो क्षमता रखते हैं उनके रिजल्ट्स कल आ रहे हैं। हालांकि बैंक निफ्टी को आज सपोर्ट मिल गया एक्सिस बैंक के नतीजों के बाद। एचडीएफसी बैंक के नतीजों में कोई खास रुझान नहीं मिलेगा, क्योंकि करीब जो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन है वो करीब 2.5% प्रॉफिट बढ़ने की वाई ओ वाई और क्यू ऑन क्यू करीब 1% ही बढ़ने की है। कोटक बैंक में करीब 10% प्रॉफिट बढ़ने की है वाई ओ वाई, और क्यू ऑन क्यू फ्लैट रहेगा। हालांकि जो बैंक के जो एनआईआई हैं वो 10% ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे। एचडीएफसी बैंक के एनआईआई करीब 9% तक बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सर, सिंगल डिजिट ग्रोथ ऑलमोस्ट दोनों ही बैंकों में देखने के लिए मिलेगी। कैसे देखें सर दोनों बैंक्स पर? देखिए, मैंने इन दो के बजाय तीन बैंक कर लीजिए आप। जैसे आपने एक्सिस की चर्चा करी थी, देखिए ये सब लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छे स्टॉक्स हैं। तो जो रिजल्ट अभी देख रहे हैं, जो बैंक निफ्टी में सपोर्ट दिख रहा है वो इन्हीं की वजह से दिख रहा है। कोटक की जहां तक बात करें 2150 का टारगेट लॉन्ग टर्म पर है। एचडीएफसी की बात करें तो 1780 से 1800 के टारगेट हैं। एक्सिस बैंक भी 2000 के आसपास के आंकड़े, 1500 के आसपास के आंकड़े छू सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म को गोल को चेंज मत करिए, थोड़ा बहुत रिएक्शन यहाँ पर जरूर मार्केट पे रहेगा, लेकिन अगर मार्केट से ही बाहर हो जाएंगे तो फिर आप एंट्री कहाँ करेंगे? तो मेरे के हिसाब से लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन स्टॉक्स को देखते हैं तो काफी अच्छे हैं, और दिग्गज स्टॉक्स हैं। थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, उसमें एक्युमुलेशन बनता है। जी,
पीसीजे के भी नतीजे कल आ रहे हैं और कल ही हमारे साथ जो बीता कल था उसमें अरुण केजरीवाल सर थे, उन्होंने कहा कि पीसीजे के रिजल्ट्स में टर्न अराउंड देखने के लिए मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि पीसीजे के रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे और उसका इम्पैक्ट काउंटर में हम ऑलरेडी पहले तो देख ही चुके हैं। लेकिन रवि सर, आप एक काउंटर काफ़ी क्लोजली वॉच करते हैं, वो है टेक महिंद्रा। इसके नतीजे भी कल आ रहे हैं सर, क्या स्ट्रेटजी रहेगी? देखिए, मैं पीसीजी में एक जरूर बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि आपके दर्शक आप कॉन्फिडेंस बहुत लेते हैं, मुझे ये तो नहीं पता है, लेकिन एक दो चीजें अगर आप कहते परमिशन देते हैं तो जरूर मैं सब बताना बिल्कुल, चाहूंगा। सब बिल्कुल। देखिए, पहली बात है, पीसीजे एक ऐसा स्टॉक है जिसे आप कभी एंट्री मत करिए, और अगर एंट्री कर रखा है तो एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि ये नॉन लिक्विड स्टॉक्स ज्यादा रहता है, स्पेकुलेशन यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलता है। कंपनी में ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ जिससे कि ये डाए, ये जो अभी है, अगर सेबी की अभी इंक्वायरी होगी तो बहुत सी चीजें यहाँ पर नजर आएंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फालतू में यहाँ पे इन्वेस्टर बेचारे फंस जाते हैं, 50 रुपए का स्टॉक 175 रुपए पहुंच जाता है ब्रांडिंग कर करके, तो इस तरीके की चीजों से दूर रहना चाहिए। फंडामेंटल में ऐसा कुछ खास बदलाव नहीं आया। हाँ, लेकिन ऑपरेटर लेवल पे बदलाव जरूर आया है। वॉल्यूम नहीं है, काफी इलिक्विड काउंटर है, स्पेकुलेशन है, दूर रहिए, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि बहुत से लोग फंस जाते हैं, बाद में फिर परेशान होते हैं कि भैया हम कहाँ फंस गए, इसलिए उनसे दूरी बना कर रखिए। दूसरा, आपने स्टॉक की बात की, टेक महिंद्रा, देखिए अब इसी को कंपैरिजन करिए, ये स्टॉक देखिए, अच्छा स्टॉक है, थोड़ा सा करेक्टिव फेज में है, 1520 तक आ सकता है, उन लेवल्स पर आता है, बिल्कुल एकुमुलेट करिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा है, 2000 के टारगेट आएंगे और 6-8 महीने में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हुए नजर आएंगे। तो जब भी आप सामान खरीदते हैं तो आप ये थोड़ी खरीदते हैं जाके कि कोई कचड़ा खरीद लिया, कूड़ा खरीद लिया, सस्ती क्वालिटी का खरीद लिया जिससे कि बाद में रोना पड़े। तो इसलिए अच्छे स्टॉक्स लीजिए जिससे कि आपके पोर्टफोलियो में डर ना हो मार्केट में भले गिरावट हो।